1 जून है, तो 1 जून का न्यूज़पेपर हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। इसमें करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में प्लस जीएस वाले पोर्शन में, क्योंकि हम लोग जीएस कहाँ से पूछता है, जीएस में भी वही से क्वेश्चंस आते हैं जो करंट में चल रहा होता है। ठीक है, करंट से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है वो आएगी, करंट से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो आएगी, है ना, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। सबसे पहले देखो एनएफएचएस की क्या आ गई है, रिपोर्ट आ गई है NFHS 6। NFHS 6 सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा वो, कि कौन से ईयर का डेटा है, 2023-24 का डेटा है। इससे पहले NFHS 5 जो था 2019 से 2021 का डेटा था वो। ठीक है, तो ये अलग अलग ईयर के डेटा को क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिलीज करते हैं। अब इस साल NFHS की रिपोर्ट आई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किस चीज के लिए, एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, कौन रिलीज करता है, सवाल उठता है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन सी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस नोडल एजेंसी है। और जो हमारे यहाँ यानी कि कमीशनड, इंडिया के अंदर कमीशनड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, एनएफएचएस क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कुछ फाइंडिंग्स जो हैं वो आपके एग्जाम में मेंस के अंदर भी और प्रीलिम्स के अंदर भी काम आएंगी। प्रीलिम्स के अंदर फाइंडिंग्स पूछेगा। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि एनएफएचएस की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस और कमीशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आता है एब्रीविएशन से, एनएफएचएस का फुल फॉर्म क्या है। जब आप पीसीएसजे का मीन्स देखोगे या फिर एपीओ का मीन्स देखोगे तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, फाइंडिंग्स क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। एनएफएचएस कितने लोगों को कवर किया, 6.79। कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आता कि कितने हाउस होल्ड को कवर किया, 715 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट निकाला तो पाया कि ओबेसिटी जो है वो रैपिडली इंडिया के अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, देखो महिलाओं के अंदर जो 15 से 49 की एज के हैं, पहले यानी कि NFHS 5 का जो डेटा था उसके अंदर 24% ओबीस थे महिलाएं, और अब कितनी है 30.7%। वहीं पुरुषों में 22 से 27 हो गया। ये डेटा याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ओबिसिटी इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, इतना याद रहना चाहिए। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू NFHS 6 रिपोर्ट द ओबिसिटी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, या जैसे आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी इस चीज को लिख सकते हो। तो 4.4 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गई है, याद रह जाए लिख देना, ना याद रह जाए मत लिखना, कोई ऐसी जरूरी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि ओबेसिटी जो सदर्न स्टेट्स में है वो ज्यादा बढ़ रही है, जैसे आंध्र प्रदेश है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना में, वहां पर ओबेसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वहीं पर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज भी बढ़ रहा है, 13 से 17% महिलाओं में हो गया, 15 से 20% पुरुषों में हो गया, तो काफी तेजी से बढ़ रहा है ना। अब इसका रिलेशन जो है, मतलब डायबिटीज होता कैसे है, डायबिटीज क्या है कि जो हम लोग ग्लूकोज इनटेक करते हैं उसको पचाने के लिए शरीर निकालता है इंसुलिन। ठीक है, जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जब इंसुलिन का इफेक्ट सेल्स के ऊपर कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि अब सेल्स ने रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है किसको, इंसुलिन को। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एंजाइम होता है जो शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब शुगर को ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको सेल्स तक सही तरीके से पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। अब सेल्स उसको रिसीव ही नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेल्स कैसी हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए फिर इंसुलिन लेना पड़ता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है,
पेनक्रियास का काम मुश्किल हो जाता है, पेनक्रियास से ही क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज इससे डेवलप हो जाती है। ठीक है, WHO ने जो डेफिनेशन दी है ओबेसिटी की, उसको याद रखेंगे कि ओवरवेट तो होता है जिसका BMI 25 या उससे ऊपर हो। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपके अंदर जो मास है वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो अगर 25 या 25 से ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरवेट। ओबीस किसको बोलेंगे, जिसका 30 से ऊपर है। डेफिनेशन दी है, एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट्स अ रिस्क टू हेल्थ। ओबेसिटी जो है वो कई तरीके की हेल्थ रिस्क पैदा करता है, जैसे कार्डियोवेस्कुलर, यानी कि जब किसी व्यक्ति के अंदर मोटापा बढ़ जाता है, जैसे मेरे अंदर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाता है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति ओबीस हो जाता है, मैं ओबीस की कैटेगरी में तो नहीं आऊंगा, ओवरवेट जरूर हूं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि उसका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर उसको दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हैं, इसके अलावा शुगर है, यानी कि जिसको डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज है। इसके अलावा और भी कई तरीके की डिजीजेज हैं, लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कैंसर है ना। तो ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितनी भी है वो सारी किससे होती है, लाइफ स्टाइल से। ठीक है, मोस्टली, मोस्टली नॉट ऑल, सारी नहीं, मोस्टली जो नॉन कम्युनिकेबल है वो लाइफ स्टाइल से होती है। ठीक है, कुछ जेनेटिक भी होती है, वो लाइफ स्टाइल से नहीं होती है, लेकिन वो कम्युनिकेबल भी नहीं है ना। अब इससे हुआ क्या, देखो, जो ओबेसिटी बढ़ी है उससे फर्क क्या पड़ा, उससे हुआ ये कि जो सी सेक्शन है, सी सेक्शन डिलीवरीज, यानी कि एक तो होती है नॉर्मल डिलीवरी, है ना, एक होती है सिजेरियन। सिजेरियन यानी कि जिसमें कि डॉक्टर पेट काट के बच्चे को डिलीवर करता है, बच्चे की डिलीवरी कराता है ना। एक होती है नॉर्मल, जो पहले जमाने में दाई माँ घर पे करा दिया करती थी, है ना। वैसे तो हॉस्पिटल में भी आजकल नॉर्मल डिलीवरीज होती है, सब जगह नहीं होती है। ठीक है, NFHS की रिपोर्ट 5 की क्या कहती है कि 21% क्या महिलाएं क्या कर रही हैं, सी सेक्शन से डिलीवरी कर रही है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी चलता है कि आप जितनी भी डिलीवरी कराएं वो कैसी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, आंगनवाड़ी के द्वारा। ये मैसेज, एक तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाता है कि जितनी भी डिलीवरीज हो रही हैं वो कैसे होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। अब चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो। ठीक है, वो सरकार नहीं कहती कि सी सेक्शन ही कराओ, लेकिन NFHS 27 वो 6 की रिपोर्ट क्या कहती है, 27% क्या हो गई है, सी सेक्शन से डिलीवरी होने लग रही है। अब देखो फर्क कहाँ आ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 54% सी सेक्शन हो रहा है, पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर 16% सी सेक्शन हो रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम 20% केसेस में ही सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है, मात्र 20% केसेस में। लेकिन देखो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 54%। क्यों हो रहा है 54%, ये इतना ज्यादा सी सेक्शन क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है मेरे को, क्यों हो रहा है इतना ज्यादा सी सेक्शन के ऊपर, क्यों जोर दिया जा रहा है इंडिया के अंदर। Because of greediness, ग्रीडीनेस ऑफ, doctors. ग्रीडीनेस ऑफ डॉक्टर्स, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, है ना। हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं वो लालची हो गए हैं। क्या कहते हैं कि सी सेक्शन करा लो, वो डरा देते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो बच्चे के गले में फंस चुका है तो दिक्कत हो सकती है, और कई कई तरीकों से डराते हैं, है ना। वो डॉक्टर्स ही जाने, तो वो कई कई तरीकों से डरा के क्या करते हैं, सी सेक्शन करते हैं, ताकि उनको क्या मिल सके, उनको पैसा मिल सके, उनको फीस मिल सके ऑपरेशन की। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो कम पैसा मिलेगा, अगर सी सेक्शन से हुई तो ज्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्या है, 54% है सी सेक्शन का रेट, आधे से ज्यादा क्या हो रही है, सी सेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अर्बन रूरल का भी डिफरेंस है, रूरल एरियाज में 22%
क्या हो जा रहा है, सी सेक्शन हो रहा है 22% और अर्बन में 40%। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज के अंदर क्या है, हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, हॉस्पिटल्स का पेनिट्रेशन ज्यादा है अमंग द सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर भी क्या है, एक पीयर प्रेशर बनता है कि अच्छा ये सी सेक्शन, इन्होंने सी सेक्शन कराया, हम भी सी सेक्शन कराएंगे। तो सी सेक्शन के प्रति क्या हो जाता है, एक तरीके से लोगों का वो बन जाता है परसेप्शन कि सी सेक्शन कराना सेफ है, आसान है ना। तो वो सारी चीजें, ठीक है। सी सेक्शन क्यों बढ़ रहा है, मेडिकल रीजंस, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी बढ़ रही हैं, नो डाउट, है ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी बढ़ रही हैं। ठीक है, और वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज पहले पूरी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाती थी, आजकल मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से वो पूरी तरीके से सर्वाइव कर पाती है और वो डिलीवर कर पाती है, इसलिए भी सी सेक्शन का रेट बढ़ रहा है। उसके अलावा फेटल डिजीजेज हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज अगर किसी को है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी ने सी सेक्शन करा लिया तो उसके बाद सी सेक्शन ही कराना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है ना, मैटरनल ओबेसिटी, गेस्टेशनल डायबिटीज होती है जब किसी को कभी भी डायबिटीज ना हो, लेकिन जिस समय वो महिला प्रेग्नेंट हो उस समय उसको पहली बार डायबिटीज अगर डिटेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, डिलेड प्रेगनेंसीज हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, शादी लेट हो रही है। अगर किसी ने गलती से जज बनने का ठान लिया तो पहले तो 25 साल, कम से कम 22-23 साल तक तो वो एलएलबी करेगा, फिर 3 साल वो इंतजार करेगा, है ना, इस चीज का, अपनी एलिजिबिलिटी होने का कि मैं जज बनूं। फिर हो सकता है कि 2 साल के बाद उसकी वैकेंसी आए, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कभी कहो कि पहले ही दिन डरा रहे हैं सर, ठीक है नीतू जी। तो वो 2-3 साल और इंतजार करेगा, उसका फिर क्या होगा, फिर वो पेपर देगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर लीक हो गया, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन अगर हो गया तो कुछ भी कह नहीं सकते। आजकल तो सीबीएसई ने एक क्वेश्चन आप ये जरूर याद रखना कि सीबीएसई ने क्या किया है इस बार, ओएसएम मार्किंग की है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से मार्किंग की है ना। आज के न्यूज़पेपर में भी था ये टॉपिक, मैंने जानबूझ के इसको स्किप किया है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था कि उसको एग्जाम में पूछ लेंगे। एक नैसर्गिक नाम का लड़का, नैसर्ग है कोई, नैसर्गिक, पता नहीं नैसर्ग है या नैसर्गिक है, समथिंग लाइक दैट। उस व्यक्ति ने क्या किया, सीबीएसई की पूरी साइट हैक करके 3 महीने तक चलाता रहा वो। 93 लाख, 93 लाख बच्चों का डेटा उसके हाथ में था। कहाँ गया के एस पुट्टू स्वामी, के एस पुट्टू स्वामी जो कहता है कि राइट टू प्रिवेसी होना चाहिए, तो राइट टू प्रिवेसी कहाँ है ना, तो राइट टू प्रिवेसी तो सबका भंग हो गया। 93 लाख बच्चों का डेटा उसके हाथ में था, वो तो उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया, चाहता तो बेच के करोड़ों रुपए कमा सकता था इजीली, लेकिन उसने नहीं किया। उसने 2-3 बार सीबीएसई को बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन सीबीएसई अब कह रही है अब करेंगे जांच, खैर देखते हैं क्या होता है जांच के अंदर। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है ना, जब हम लोग, अब हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर से क्या खत्म हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, बैठे बैठे काम करना है सारा, लैपटॉप के सामने सारा काम हो रहा है ना, एआई और आ गया बेटर। हाँ, एआई से कुछ बेटर भी हो सकता है, ठीक है, वो देखेंगे किसी दिन, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या है, बेटर एक्सेस टू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स के लिए एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ी है, जैसे कि हम अर्बन और रूरल के अंदर जो डिफरेंस देख रहे हैं ये एक्सेसिबिलिटी टू हॉस्पिटल्स की वजह से ही है, मतलब मोस्टली। वरना जिन लोगों का सी सेक्शन नहीं भी होना चाहिए वो भी तो है 40% के अंदर, क्योंकि जो डॉक्टर है वो बेवकूफ किसका बना रहे हैं, वो अर्बन लोगों का ही बना रहे हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, वहीं उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं। कौन से गांव के अंदर है मैक्स हॉस्पिटल, किसी गांव के अंदर नहीं मिलेगा, फोर्टिस में नहीं मिलेगा, है ना। तो डिफेंसिव मेडिसिन है, कन्वीनियंस शेड्यूलिंग है, कन्वीनियंस शेड्यूलिंग, यही मैं आपको कहता कि पीयर जो है, पीयर प्रेशर जो है उसकी वजह से कन्वीनियंस शेड्यूलिंग है कि अपने हिसाब से डेट तय कर लो, टाइम तय कर लो कि इतने बजे इतने समय पर हमें बच्चा पैदा करना है, तो उस समय पे हो जाएगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन प्राइवेट हेल्थ केयर, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि डॉक्टरों का जो लालच है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो लालच है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बढ़ रही है। अब बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, अगर मदर इज ओबीस, इफ द मदर इज ओबीस, तो हो सकता है कि बच्चे को भी ओबेसिटी हो या टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा उसको बढ़ जाता है।
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं, है ना। अब देखो इंडिया के अंदर दोनों चीजें हैं। इंडिया के अंदर क्या है, ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है इंडिया के अंदर। स्टंटिंग भी है, वेस्टिंग भी है। स्टंटिंग यानी चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब फिर वहीं आ गया, कुछ दिन पहले ही पूछा था, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग। सर मतलब the stoppage in growth मतलब child grows malnutrition and is not able to grow fully. और सर चाइल्ड हाइट वेस्टिंग, रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, हाइट, जब माल न्यूट्रिशन की वजह से किसी बच्चे की हाइट कम रह जाए उसकी एज के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। और जब वेट कम रह जाए तो उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है। अनीमिया, खून की कमी यानी कि अंडर न्यूट्रिशन, है ना, किसी भी तरीके का अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, विटामिन को लेके, कैल्शियम को लेके, प्रोटीन को लेके, है ना। और दूसरी तरफ ओबेसिटी भी है, ओवर न्यूट्रिशन भी है, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन में भी वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है ना। जो थाली है वो बैलेंस्ड नहीं है जिस तरीके से बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, हार्ट डिजीजेज हो रही है, ज्यादा खाने की वजह से ही तो हो रही है। और प्रॉपर ना खाने की, सही तरीके, सही खाना ना खाने की वजह से हो रही है। ठीक है। तो दोनों ही चीजें इंडिया के अंदर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने कुछ प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर, कैंसर और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर 2/3 डेथ्स जो है वो होती है। 2/3 डेथ सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से होती है। तो इसके लिए सरकार ने कुछ प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं। तो प्रोग्राम क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है। डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन पे फोकस करता है। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट है, मोदी जी का आपने सुना ही होगा, फिट इंडिया मूवमेंट। तो ये फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ, हेल्थी लाइफ स्टाइल, उसके ऊपर फोकस करता है। इसके अलावा ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया इज अ जोक, क्योंकि इसको कौन चलाता है, इसको चलाता है फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर 24-24 ग्राम शुगर मिला के पीने देता है हमको, अलाउ करता है इंडियन मार्केट में बिकने के लिए। जहर बिक रहा है, जानबूझ के खा रहे हैं हम लोग सब, है ना। आइसक्रीम के नाम पे फ्रोजन डिजर्ट बिक रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं है, पाम ऑयल है, जो कि क्या करेगा, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को बढ़ाएगा, ब्लॉकेज करेगा आपकी आर्टरीज के अंदर, है ना। तो फसाई तो एक मजाक है। अभी आप जितने भी मेरठ के अंदर या जो भी जिस भी शहर में आप लोग रहते हैं, अपने आसपास देखिए, जितनी भी बेकरीज हैं, जितनी भी फूड स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्या वो गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हो भी रहा है? 2-2 हजार रुपए दे के फसाई के वो बन जा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट, लाइसेंस, है ना। 2-2 हजार रुपए दे के बन जा रहे हैं लाइसेंस, तो कोई मतलब वो नहीं है। फूड सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है इंडिया में, मिथ है। यूके के अंदर, अच्छा, एक होता है ऑन ऑन पैकेट, उसको बोलते हैं ऑन पैकेट मार्किंग, इसको भी टर्म को याद रखना, ऑन पैकेट मार्किंग। हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ ऑन पैकेट तो लिखा होता है फ्रूट्स, फ्रूट जूस, और पीछे पढ़ो एमल्सिफायर, स्वीटनर, कौन सा स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर। और फ्रूट कितना होगा, 10%, 5%, सामने लिखा होगा फ्रूट जूस। इसको बोलते हैं ऑन पैकेट मार्किंग। ऑन पैकेट मार्किंग हमारे यहाँ है ही नहीं। यूके, यूएस के अंदर क्या होता है, वहां पे मार्किंग है, रेड कलर का मार्क है यानी कि हेल्थ के लिए खराब है, ब्लू कलर का है तो ठीक है, ग्रीन है तो अच्छा है, 4-5 इस तरीके की मार्किंग बना रखी है उन्होंने। वो ऑन पैकेट सामने मार्किंग होती है, सामने देख के पता चलता है कि प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं है।
यहाँ पता ही नहीं चल रहा, यहाँ तो ढूंढना पड़ रहा है ना। तो फसाई तो एकदम बकवास है इंडिया, कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा पोषण अभियान 2018 है, उसके अलावा पोषण अभियान 2.0 चल रहा है अभी, है ना, 2021 में लॉन्च हुआ है। दोनों का डेट, ईयर ऑफ लॉन्च कम से कम याद रखना, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल आउटकम इसके अंदर वो आपका मिड डे मील वगैरह ये सब चीजें भी आ जाती है। इसके अलावा पोषण अभियान 2.0 के अंदर आंगनवाड़ी के थ्रू सर्विसेज, यानी कि जो न्यूट्रिशन है, या जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको क्या चाहिए, आयरन चाहिए, तो उसके लिए फॉलिक एसिड भिजवाना, फॉलिक एसिड की दवाई भिजवाना, तो ये सारा आंगनवाड़ी के थ्रू सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से चलती पोषण अभियान 2.0 के तहत। अब देखो, मात्र 15% बच्चे हैं, यही रिपोर्ट कह रही है कि मात्र 15% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या मिल रहा है, जिनको प्रॉपर डाइट मिल रही है। 15.3% चल रही ओनली एडिक्वेट डाइट जिनको मिल रही है, ठीक है। हालांकि बढ़ा है परसेंटेज, NFHS 25 में 11 था और अब बढ़ के क्या हो गया, 15% हो गया, ठीक है। तो एडिक्वेट डाइट का परसेंटेज बढ़ा है, किसमें, 6 से 23 महीने के बच्चों में, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग का रेशो कम हुआ है, 63 से घट के 55% हो गया है। और इसके अंदर WHO की गाइडलाइन याद रखेंगे। WHO की रिकमेंडेशन क्या है कि बर्थ से 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, उसके बाद सॉलिड इंट्रोड्यूस करना चाहिए, 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, उसके बाद सॉलिड्स के ऊपर उसको स्विच कर देना चाहिए बच्चे को। ये कौन कहता है, WHO की वो कहती है ना। और क्या कहती है, और क्या कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो ORS दे सकते हैं, उसके अलावा जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं। वाटर नहीं देना है, हनी नहीं देना है, एनिमल मिल्क नहीं देना है, फॉर्मूला फूड नहीं देना है, सॉलिड फूड नहीं देना है, ठीक है। ये गाइडलाइन कहती है ऐसा होता नहीं, ठीक है। इसके अंदर और जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ये याद रखना, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। चाइल्ड जो फूड्स को, मल्टीपल फूड्स को कंज्यूम करता है उसको बोलेंगे चाइल्ड डाइटरी डाइवर्सिटी। मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, जो मिनिमम डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी, है ना, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस बच्चे को दिन में फीड कराना है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों को याद रखने की चीज है, एक दो स्कीम और है। अनीमिया मुक्त भारत है, तो अनीमिया मुक्त भारत को याद रखेंगे, आयरन सप्लीमेंट्स के लिए है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, जो आंगनवाड़ी के थ्रू चलती है, जिसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दवाइयाँ, जैसे आयरन की हो गई और विटामिन की हो गई, है ना, मल्टीविटामिन वगैरह हो गए, वो सब, इम्यूनाइजेशन जो इंजेक्शन वगैरह वैक्सीनेशन होते हैं वो सारी, प्री स्कूल एजुकेशन, है ना। इसके अलावा हेल्थ चेकअप आंगनवाड़ी के थ्रू चलता है ये सारा, पोषण 2.0, है ना। ये कह रहे हैं, देखो एक चीज और कह रहे हैं कि ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है। अभी तो हमने क्या देखा था, डबल बर्डन है उन्होंने बोला था, यहाँ पे बोलते हैं ट्रिपल बर्डन है। कैसे, अंडर न्यूट्रिशन भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, और विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग अलग बीमारियां होती है ना। और ओबेसिटी और डायबिटीज, ओवर न्यूट्रिशन की भी समस्या है। तो 3 तरीके की समस्या है। इसी में NFHS 6 में ही ये भी निकल के आया है कि जो महिलाएं हैं उन्होंने उनकी स्कूल के अंदर अटेंडेंस बढ़ी है, 71 से 73% हो गई। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, बहुत थोड़ा सा मिनिमम हम लोगों को यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा 10 साल तक जिन महिलाओं ने स्कूल अटेंड किया, 41% से बढ़ के 46% हो गया है ना। उसके अलावा ये देखो, इंटरनेट यूजेज कितना ज्यादा बढ़ गया, 33% से बढ़ के 64% हो गया है। इसी परसेंटेज से अगर वहां पर बढ़ोतरी होती तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। अब वहां पर बढ़ोतरी होने से उतनी चीजें नहीं बदलेंगी जितनी बदलेंगी यहाँ पर बढ़ोतरी होने से। विमेन ओनिंग हाउस और लैंड अलोन या जॉइंटली, ठीक है, उसका परसेंटेज बहुत कम बढ़ा है, 14% से बढ़ के मात्र 18% हुआ है ना। अभी भी मोस्टली मोर देन 80% ऑफ विमेन डू नॉट ओन एनी लैंड, एनी प्रॉपर्टी, आइदर जॉइंटली और अलोन। तो उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आ सकती, है ना। तो यहां पर बढ़ोतरी होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, बार्गेनिंग पावर विद इन द फैमिली के लिए, है ना,
एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट अगर चाहिए उसको तो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्रेडिट कौन देगा, है ना। तो इन सब चीजों के लिए, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज घटा है 23% से बढ़ के 20% हो गया, अभी भी हो रहा है चाइल्ड मैरिज, है ना, जबकि प्रोहिबिटेड है। फीमेल, अच्छा एक चीज और, फैमिली प्लानिंग का बर्डन भी सारा किसके ऊपर आ रहा है, महिलाओं के ऊपर आ रहा है। फैमिली प्लानिंग यानी कि हम दो हमारे दो, हमारी नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो स्लोगन है, हम दो हमारे दो, दो बच्चे हो उससे ज्यादा ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, हमने फैमिली प्लानिंग कर ली। अब फैमिली प्लानिंग करने के अलग अलग तरीके हैं, एक है वेसेक्टॉमी, एक है ट्यूबेक्टॉमी, एक है कॉपर्टी। महिलाओं के अंदर क्या होता है, महिलाओं की क्या होगी, वेसेक्टॉमी होगी या ट्यूबेक्टॉमी होगी, ट्यूबेक्टोमी होगी। हाँ जी, ट्यूबेक्टोमी। आर यू श्योर। ये सब फैलोपियन ट्यूब्स होती है ना, और वेसेक्टॉमी मेल्स में, और कॉपर्टी कॉपर्टी वुमेन्स। फीमेल्स में। तो ये सारा, इस डेटा के अंदर क्या कह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग करने का जो बर्डन है वो भी महिलाओं के ऊपर आ रहा है। फीमेल स्टरलाइजेशन स्टिल रिमेन द डोमिनेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, मेल पार्टिसिपेशन रिमेन्स लो, पुरुष अपना वेसेक्टॉमी नहीं कराते, है ना। तो महिलाओं के ऊपर प्रेशर आता है। डिक्लाइन इन जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस में डिक्लाइन है 29% से घट के 22% हो गया है। एक्सेप्शन इज केरला जिसका 9% से बढ़ के 17% हो गया है। हालांकि इसका जो कारण है वो ये है कि वहां पर अवेयरनेस बढ़ी है, वहां पर एक्सेस टू जस्टिस बढ़ा है लोगों का, वहां पर रिपोर्टिंग बढ़ी है, इस वजह से ये डेटा बढ़ा है। ठीक है, तो टोबैको यूज डिक्लाइन हुआ है, 38% से 34% हो गया पुरुषों में, 8% से 7.2% हो गया महिलाओं में। दारू पीने का यानी कि अल्कोहलिज्म का परसेंटेज भी घटा है, दोनों में, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। और जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा, बहुत ज्यादा शराब पीने लगी है, तो बता देना 1% है सिर्फ, और पुरुष 20% के आसपास। ठीक है, नाउ सिटीजन कैन लॉन्च ग्रीवांस ऑनलाइन बाय टॉकिंग टू चैट बॉट। आप ऑनलाइन एफआईआर करो चैट बॉट से बात करके, एआई वाले, क्या नाम है इसका, समाधान दीदी, याद रखना नाम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चैट बॉट से बात करके अगर कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो कौन सा ऐप है, कौन सा वो है चैट बॉट, समाधान दीदी। समाधान दीदी किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया, याद रखना, भाषिनी। ठीक है, भाषिनी के साथ क्या किया गया, कोलैब किया गया और समाधान दीदी को बनाया गया। क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च समाधान दीदी, एन एआई पावर्ड चैटबॉट दैट enables citizens to lodge grievances simply by speaking to their own language, अपनी लैंग्वेज में बोल के। ठीक है, कोई इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, कोई हिंदी भी बोलने की जरूरत नहीं है, सारी लैंग्वेजेस समझेगा। ठीक है, क्या करेगा, आपने बोला, वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ये देखेगा कि ये कंप्लेंट कहाँ लॉन्च होनी चाहिए, जुरिस्डिक्शन चेक करेगा, किस मिनिस्ट्री में लॉन्च होनी है, किस थाने में लॉन्च होनी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होनी है या पुलिस में होनी है, उस हिसाब से वो वहां पर क्या करेगा। सर ये तो जीरो एफआईआर का वो है प्रोविजन। जीरो एफआईआर का अलग है, जीरो एफआईआर अलग है, ये एफआईआर नहीं हो रही है, ये कंप्लेंट हो रही है, ग्रीवांस रिड्रेसल हो रहा ओके सर, ओके है। सर। एफआईआर अलग है, जीरो एफआईआर क्या है, जब हम जिस जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है उस जुरिस्डिक्शन के अलावा कहीं और क्या कर रहे हैं, कहीं और एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे जीरो एफआईआर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी भी तरह की कंप्लेंट है, वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके पुलिस से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं कि यहाँ पे लोग अवैध पेड़ काट रहे हैं साथ, ये भी हो सकती है कंप्लेंट। तो किसी भी तरीके की कंप्लेंट हो सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट की कंप्लेंट हो सकती है, वो आप यहाँ पे लॉन्च करोगे, वो अपने आप ढूंढेगा एआई चैटबॉट की कहाँ पर कंप्लेंट जानी है, वो अपने आप भेजेगा। ठीक है, आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, एनालाइज करेगा, आगे भेजेगा। ठीक है, ये सिस्टम है इसका। तो याद रखेंगे नाम, समाधान दीदी पूछेगा तो क्या करेगा, एन एआई बेस्ड डिवाइस दैट अंडरस्टैंड वॉइस इनपुट को समझेगा, सपोर्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द कंसर्न डिपार्टमेंट, अपने आप आइडेंटिफाई करेगा किस डिपार्टमेंट में जानी है कंप्लेंट, रेवेन्यू में जानी है,
एसडीएम क्या जानी है, पुलिस थाने में जानी है, इनकम टैक्स में जानी है, बिजली विभाग में जानी है, कहाँ जानी है? कैटेगराइज ग्रीवांसेस, उनको कैटेगराइज करेगा, फाइल कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन, कंप्लेंट फाइल करेगा सिटीजन के बिहाफ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके साथ किया है कोलैब? भाषिनी। भाषिनी क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया किसके अंडर लॉन्च हुआ है? नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। अब इसके लिए जो ऐप है उसका नाम बताओ। मोदी जी ने लॉन्च की थी पिछले साल 2025 में, आई गेस नवंबर या दिसंबर में। जल्दी बताओ माइक खोल के। कोई भी माइक खोलो, जल्दी से बताओ आंसर। नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। याद रखना नाम, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आदि वाणी। आदि यानी कि किन के लिए है? बेसिकली है ट्राइबल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भी, मतलब मेन कारण, मेन जो ऐप है वो किस लिए है? आदिवाणी। जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनको बढ़ावा देने के लिए, जो ट्राइबल कहानियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। हालांकि अभी तक मैं उस ऐप को यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो ट्राइबल लोकल कहानियां हैं वो डाली जाएंगी, मुझे पढ़ना था। उसके ऊपर मोदी जी के भाषण के अलावा अभी तक कुछ अपलोड नहीं हुआ, ये बात और है। हालांकि वो ट्रांसलेट कर देता है, अच्छे से ट्रांसलेट कर देता है, संथाली वंथाली ये सब जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें अच्छे से ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, तो अच्छा है। इम्प्लीमेंटेड बाय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या? भाषिनी। भाषिनी का याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो भी याद रखना आदिवाणी, ऐप का नाम है आदिवाणी, जो आप भी डाउनलोड कर सकते हो उसके अंदर मोदी जी के भाषण सुनने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सीपी ग्राम्स है। सीपी ग्राम्स क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या करेगा? ये मॉनिटर करेगा किसको? जो ग्रीवांस आपने, जो कंप्लेंट आपने लॉन्च करी उसको मॉनिटर करेगा कि सही से डिस्पोजल उसका हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसका भी नाम याद रखेंगे, सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स क्या है? सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो सेंट्रल पब्लिक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, तो सेंट्रल हो गया। क्या कर रहा है? पब्लिक ग्रीवांस यानी कि लोगों की समस्याओं को क्या कर रहा है? पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस, उनका रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग। रिड्रेसल कैसा हो रहा है उसकी क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा, एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। सीपी ग्राम्स नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने, हालांकि अब इतने भी नए नहीं रहे। नीतू जी आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है क्या कोर्ट में? नो सर। मार्गदर्शी Yes, sir. Currently practicing. प्रैक्टिस की क्या? क्रिमिनल, सिविल, क्या? Criminal. क्रिमिनल में सबसे बड़ा सुसाइड क्या हो सकता है क्रिमिनल केस के लिए? No idea, sir. एडमिशन। आप अपने क्लाइंट को बोलो कि एडमिट कर लो जाके कि हाँ साहब मैंने कर दिया और माफी मांग लेना, गलती हो गई। तो क्या उस गलती की कोई माफी है? उस गलती की कोई माफी नहीं है, उस गलती की सजा है, ठीक है, क्योंकि वो क्राइम है, क्राइम की कैटेगरी में आता है। आपने एडमिट कर लिया, अब आपको कोई दुनिया का वकील नहीं बचा सकता। इसी तरीके से बालेन शाह ने क्या किया? बालेन शाह ने एडमिट कर लिया क्या? नेपाल पीएम says his country has encroached upon Indian territory। उसने कहा कि उन्होंने हमारी टेरिटरी के ऊपर क्या किया? कब्जा किया। अब ये कौन सा एरिया है? कौन से एरिया के ऊपर इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट है? मैंने पहले भी डिस्कस किया है क्लास के अंदर, जल्दी बताए किसा जी। पता नहीं सर, कौन सा एरिया? ऑप्शन दे दीजिए। अ, देता हूं। संदकफू, दार्जिलिंग, अ, झारखंड बॉर्डर और बिहार बॉर्डर, बिहार नेपाल बॉर्डर जो है वो, यानी कि सोन नदी वाला,
और या फिर काली नदी, लिम्फिया धुरी। काली नहीं, लास्ट वाला होगा। काली नदी, काली नदी मैंने आप लोगों को मैप में भी दिखाया था, भूल जाते हो। फिर से देख लेते हैं, याद रहेगा, है ना। अब एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बालन शाह ने भी स्टेटमेंट दे दिया। ऊपर से दो दो चीजें हुई हैं आज, मतलब नेपाल के साथ, अभी अभी इंडिया और नेपाल रिलेशनशिप में, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा डिस्प्यूटेड एरिया क्या है इंडिया और नेपाल का। बहुत इंपॉर्टेंट है वो एरिया, क्योंकि जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली एकदम कहां पर पड़ता है, इंडिया, चाइना और नेपाल के इस जंक्शन पे, जहां इंडिया, चाइना और नेपाल का ये जंक्शन, ये है लिम्पिया धुरी। यहाँ पर काली नदी है। काली नदी का ओरिजिन कहां से होता है? काली नदी क्या है? काली नदी इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर बनाती है। अब काली नदी का ओरिजिन कहां से होता है, इसके ऊपर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पर है लिपू लेक। आप लोगों ने पास सुना होगा लिपू लेक पास। लिपू लेक पास से इंडिया चाइना यानी कि इंडिया तिब्बत वाले एरिया में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। हालांकि गालवान डिस्प्यूट के बाद से ये वाला लिपू लेक वाला पास बंद है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले खुला है, तब से बंद था गालवान के बाद से। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जब मोदी जी की और इसकी शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी ना, उसके बाद ये वाला रास्ता खुला था, लिपू लेक वाला। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्राइंगल जो बनता है, ये इस ट्राइंगल के ऊपर डिस्प्यूट है पूरा, ये वाले ट्राइंगल के ऊपर, है ना। अब देखते हैं, आ जाते हैं न्यूज के ऊपर, क्या कहती है न्यूज। नेपाल के पीएम ने जो स्टेटमेंट दिया हमने देख लिया। इसके अलावा आरएसपी डेलीगेशन आ रहा है। आरएसपी क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसके लीडर हैं बालन शाह, जिनकी सरकार है नेपाल के अंदर, वो उसका डेलीगेशन आ रहा है। बीजेपी ने इनवाइट किया है इनको। ठीक है, तो ये दो दो चीजें हो रही हैं एक साथ। ज्योग्राफिकली देखते हैं क्या, कि हमारा इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट की तरह काम करता है नेपाल। इंडिया और चाइना डायरेक्ट, मतलब वैसे तो बॉर्डर बनाता है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, लेकिन अगर नेपाल ना होता तो बहुत लंबा बॉर्डर होता है इंडिया चाइना का। उस बॉर्डर को कम करता है। 1751 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है इंडिया के साथ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इसकी बाउंड्री लगाते हैं, है ना, नेपाल से। इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर नेपाल, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बॉर्डर नेपाल। इस तरीके के क्वेश्चंस पीसीएसजे, एपीओ, इन सब में आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नेपाल का। और किसी देश का पूछ सकता है, बांग्लादेश का भी पूछ सकता है, म्यांमार का भी पूछ सकता है ना। तो धीरे धीरे करके हम लोग सारे कंट्रीज का कवर कर लेंगे, जैसे जैसे न्यूज में आते जाएंगे। पूछेगा वही जो न्यूज में आ रहा है। इसके अलावा स्पेशल रिलेशन क्या है? इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि बिना वीजा के हम लोग नेपाल में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, नेपाल के लोग इधर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के होने के बाद भी काला पानी वाला जो एरिया है, लिपुलेक और लिम्पिया धुरा, ये 3 जगह। काला पानी क्या है? काला पानी जो नदी है, इंडिया, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन है, नियर लिपू लेक के पास है, लिपू लेक पास के पास है, इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जाती है लिपू लेक पास से होके। अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाना है तो लिपू लेक से होके जाना पड़ेगा, या फिर आपको उधर से दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, वो मुश्किल है। ठीक है, यही एक रास्ता है। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ सगौली है। ट्रीटी ऑफ सगौली किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ नेपाल। ब्रिटिश इंडिया यानी कि उस समय जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था उस समय का है। तो उस समय पर काली नदी यानी कि महाकाली रिवर जो है उसको क्या बनाया गया था? बॉर्डर बनाया गया था। उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है जो कि आज भी चल रहा है ना, ओरिजिन को लेके। ठीक है, इतना सा याद रखेंगे। एक ये एनईपी के ऊपर आर्टिकल छपा है, इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई हैं। ये रीडिंग वाला एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया नीतू जी? ये आ गया आपका रीडिंग वाला एरिया। ठीक है, ये एडिटोरियल्स हैं, इनको आपको खुद रीड करना है पूरा। यहाँ पे तो आपको न्यूज रीड नहीं करनी, ऊपर वाले जो भी हैं इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, इसमें आपको ये पढ़ना है जो इसका मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट और साथ में जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसका जो नोट्स बना कर दिए हैं, इसमें आपको ये पढ़ना है। और इसमें जब आप आ जाएंगे एडिटोरियल्स में,
तो एडिटोरियल्स में आपको एडिटोरियल पढ़ना है, ये सिर्फ समझने के लिए, जब समझ में ना आए तो उसको देख लेना है, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए, ठीक है, पॉइंट्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है सॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, सीबीएसई, एनसीईआरटी ऑन 3 लैंग्वेज इशू। 3 लैंग्वेज इशू के ऊपर क्या किया है, जवाब मांगा है। क्या है 3 लैंग्वेज इशू? 3 लैंग्वेज इशू ये है कि एनईपी 2020 के अंदर क्या किया है कि फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होगी, ये मतलब एनईपी 2020 के अंदर जो लैंग्वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि कौन कौन सी लैंग्वेज स्कूल में पढ़नी कंपलसरी हो जाएंगी। क्या है उसके अंदर, 3 लैंग्वेज चूज करनी होंगी और पहली लैंग्वेज कौन सी होगी, मदर टंग होगी। जैसे हमारी हिंदी है, किसी की संथाली हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, मलयाली हो सकती है, तमिल हो सकती है, वट। सेकेंड लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी। मान लो इसमें हमने इंग्लिश चूज कर ली, यहाँ पे हमने अपनी मदर टंग मराठी चूज कर ली, है ना। अब थर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी, अनदर इंडियन लैंग्वेज, अनदर इंडियन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज भी इंडियन होनी चाहिए। अब एक मराठी बच्चे के लिए, अब देखो सरकारें कहाँ पर क्लैश कहाँ पर है सरकारों के बीच में, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो साउथ इंडिया की गवर्नमेंट्स है, इवन महाराष्ट्र के अंदर जहां बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, वहां पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत लास्ट ईयर इन्होंने हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की थी, है ना। इम्पोज नहीं बोलना चाहिए, हालांकि ठीक है, हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से बहुत वहां पर प्रोटेस्ट हुए, फिर वो उन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। तो ये जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या किया जा रहा है, हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है, इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तो हमने मराठी चूज कर ली, एक हमने मान लो इंग्लिश चूज कर ली, और तीसरी कौन सी करेंगे, तीसरी तमिल तो सीखेंगे नहीं, या मलयाली तो सीखेंगे नहीं, हिंदी ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वही एक तीसरी भाषा आती है जो इजी मतलब बोलचाल में है पूरे देश के अंदर। तो हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हिंदी को बढ़ावा देना है, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ 3 लैंग्वेज पॉलिसी, सबसे पहले याद रखेंगे कोठारी कमीशन ने क्या दिया था, रिकमेंडेशन दिया था 3 लैंग्वेज पॉलिसी का, जिसमें कहा था कि हिंदी, इंग्लिश और 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रेफरेबली अ साउथ इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। इसको खत्म कर दिया गया। इस रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या होता है, देखो मान लो मैं नॉर्थ इंडियन स्टेट हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन यूपी हूँ, ठीक है, तो मैंने एक तो हिंदी रखी है, एक इंग्लिश रखी है, ठीक है, और तीसरी लैंग्वेज मुझे कौन सी सीखनी पड़ेगी, कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज मुझे सीखनी पड़ेगी, मलयाली हो गई, तमिल हो गई, मराठी हो गई, कन्नड़ा हो गई, वट, मुझे कोई ना कोई एक साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब मैं साउथ इंडिया में हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा, मुझे हिंदी सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश सीख। इससे क्या होता, इससे नेशनल इंटीग्रेशन होता, रीजनल लैंग्वेजेस, ये तो हिंदी स्पीकिंग, नॉन हिंदी स्पीकिंग के लिए रीजनल इंग्लिश और हिंदी, है ना, हिंदी है हिंदी इंग्लिश और अपनी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इससे क्या होता, नेशनल इंटीग्रेशन होता, लिंग्विस्टिक हार्मनी बनती। जो आज भाषा के नाम पे हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे कि बेंगलोर में जा रहे तो बोल रहे कन्नड़ा बोल, नहीं तो मारेंगे तेरे को, और महाराष्ट्र में जा रहे तो बोले मराठी बोल, नहीं तो मारेंगे तेरे को। तो उस तरीके की समस्या नहीं आती अगर कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन एज इट इज लागू की जाती, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सबसे पहले किसमें आया, आप लोग तुरंत निशान लगा दोगे एनईपी 2020 और वो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है, एनईपी 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो 1968 में क्या हुआ, फर्स्ट ऑफिशियली अडॉप्टेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहली बार आया, ठीक है। एनईपी 2020 के अंदर भी कह रहे रिटेन किया है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी क्या,
अब थोड़ा सा वो जो चेंज कर दिया, तो कह रहे हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होगी, सेकंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज अनदर इंडियन लैंग्वेज हो सकती है ना। तो उस चीज पे ये याद रखेंगे कि 8 शेड्यूल के अंदर 14 लैंग्वेज थी ओरिजिनली, अब 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना। रिसेंटली 71 अमेंडमेंट्स 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है नेपाली इज याद रखना, बस नेपाली का याद रखना कि नेपाली क्या है, नेपाली शेड्यूल 8 के अंदर लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 21 एजुकेशन की बात करता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो एक बार आर्टिकल पढ़ लेना, बाकी सारी जो 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 इशू था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जो साउथ नॉन हिंदी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग के बीच में इशू है इसको लेके। बाकी जो रीजनल फेडरलिज्म की जो बात करें, ये वाला टॉपिक ऐसा है कि हल्का सा इसको याद रखना बस, है ना। यूएस के अंदर क्या हुआ कि एक मीटेरॉइड गिरा, ठीक है। अच्छा, मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट, इनमें क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है मेरे को? मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट्स। मीटियोरॉइड कहाँ होता है? अगर डीई बोले मीटियोरॉइड तो वो कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर में, स्पेस में या जमीन पे? एटमोसफियर में। स्पेस में। स्पेस में होता है। और मीटियोरॉइड, स्पेस में ही तो स्पेस में ही घूमते रहते हैं, मैं वही कहना चाह रही थी। हाँ स्पेस में। एटमॉस्फेयर में कौन सा होता है? मीटियोर, मीटियोर, मीटियोर सर, मीटियोर। मीटियोर एटमॉस्फेयर में होता है। और मीटियोरॉइड कहाँ होता है? जमीन पे, जो गिर जाता है जमीन तक पहुंच जाता है उसको बोलते हैं मीटेराइट, है ना। तो मीटेराइट एक गिरा कहाँ पर? यूएस के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न हैम्पशायर सिटी के ऊपर से, है ना। तो कुछ पोर्शन उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सरवाइव कर पाया, जो कि 1,20,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट बट इंटरेस्टिंग, तो मैंने इसे डाल दिया। याद करने की जरूरत नहीं है इसको, इंटरेस्टिंग फैक्ट है बस। अब ये रखने, हमें ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज फायरबॉल? फायरबॉल क्या होता है? एक्सेप्शनली ब्राइट मीटियोर जो होता है, जो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, उसको बोलते हैं फायरबॉल। तो ये किस तरीके का था? ये फायरबॉल था, ठीक है। इसके अलावा बोलाइड होता है। बोलाइड क्या होता है? जो फायरबॉल एक्सप्लोड कर जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये वाला भी एक्सप्लोड कर गया, तो बोलॉइड है, ठीक है। फायरबॉल भी है, बोलॉइड भी है। बहुत ब्राइट था, एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लास्ट कर गया, बोलॉइड, ठीक है। बोलॉइड इवेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मीटियोरॉइड, मीटियोरॉइड और एस्टेरॉइड में क्या अंतर होता है? एस्टेरॉइड बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड्स जो होते हैं वो किसी स्टार का चक्कर काट रहे होते हैं, स्टार का ऑर्बिट कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं? ये एस्टेरॉइड कर रहे होते हैं, बताओ। एस्ट्रोनॉट सन का कर रहे होते हैं। हाँ, किसी ना किसी स्टार का कर रहे होते हैं, नॉट पर्टिकुलरली सन, लेकिन किसी ना किसी स्टार का कर रहे होंगे। जो एस्टेरॉइड्स होंगे बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। ये छोटे होते हैं, 1 मीटर से छोटे होते हैं मीटेरॉइड। ये किसी भी उसका चक्कर नहीं काट रहे होते, सन का चक्कर नहीं काट रहे होते, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है, ठीक है। उसके अलावा वो किसी ना किसी स्टार का चक्कर काट रहे होते हैं। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो 1 मीटर से बड़े होते हैं, और कितने भी बड़े हो सकते हैं। देखो, ये आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो अगेन नीतू जी, अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप रोक के पूछ लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना। ये मुश्किल लेवल का है, क्योंकि ये शशि थरूर ने लिखा है, ठीक है। तो आ जाते हैं। यार, वोल्टायर्स
फेमर क्विप अबाउट द होली रोमन एम्पायर। फेमस वोल्टायर का एक फेमस क्विप है होली एम्पायर के बारे में, कहता है कि वो ना तो होली है, दैट इज नाइदर होली नॉर रोमन, ना रोमन है नॉर एन एम्पायर, ना ही एम्पायर है। उसी तरीके से हैज ऑफन कम टू माइंड व्हेन आई थिंक अबाउट द कंटेम्परेरी स्टेट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। उसी तरीके से क्या है आज का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ना तो वो फॉर ऑल इट्स लॉफ्टी एस्पिरेशंस इट इज फ्रीक्वेंटली नाइदर ट्रूली पब्लिक, ना तो वो पब्लिक है, नॉर रिलायबली इंटरनेशनल, ना वो इंटरनेशनल है, नॉर कंसिस्टेंटली लॉ, ना वो लॉ है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या नहीं है, ना तो पब्लिक है, ना इंटरनेशनल है, ना लॉ है। कैसे? इट इज पब्लिक ओनली इन द सेंस दैट इट कंसर्न्स स्टेट्स रादर देन प्राइवेट एक्टर्स। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पब्लिक के लिए है ही नहीं, स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के लिए ना, यूएन क्लॉज किसके लिए? मैं थोड़ी ना समुद्र पर जाकर कब्जा कर लूंगा, इंडिया करेगा या पाकिस्तान करेगा, है ना? तो स्टेट्स क्या है इसका कंसर्न है, पब्लिक प्राइवेट एक्टर्स है ही नहीं। इंटरनेशनल ओनली इन सो फार एज सोवरेन्स कंटेंट टू बी बाउंड, सोवरेन्स कंसेंट टू बी बाउंड। सिर्फ कितना है, यानी कि क्या कह रहा है, इंटरनेशनल कितना इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन कितना तगड़ा है कि जो मान रहा है सिर्फ उस पर लागू होगा। नॉर्थ कोरिया नहीं मानता, उस पर लागू नहीं होता। चाइना नहीं मानता, उस पर लागू नहीं होता। इंडिया मानता है तो इंडिया पे लागू होता है, जो मानेगा उस पर लागू होगा। ठीक है? एंड लॉ, लॉ ओनली to the extent that it can be enforced, an increasingly fragile proposition in world where power not principle is again determining outcomes। किस एक्सटेंट तक एनफोर्स किया जा सकता है? एन इंक्रीजिंगली फ्रेजाइल प्रोपोजिशन है, इतनी फ्रेजाइल प्रोपोजिशन है इन द वर्ल्ड वेयर जहां पर प्रिंसिपल्स के आधार पे काम नहीं हो रहा, जहां पर इस आधार पे काम हो रहा है द राइट इज माइट, द माइट इज राइट, द माइट इज राइट। ठीक है? जिसके पास पावर है वो सही है ना, जो पावरफुल है वो तो मानता ही नहीं है, ना यूएन क्लॉज मानता है, ना यूएन चार्टर मानता है ना? द इरोजन ऑफ एडिफाइस ऑफ नॉर्म्स, क्या कह रहे हैं, ओवर अ लास्ट सेंचुरी एंड अ हाफ, पिछले 150 सालों में ह्यूमैनिटी painstakingly constructed an edifice of norms, एक किला बनाया हमने नॉर्म्स का पिछले 150 सालों में। एक क्या बनाया? किला बनाया नॉर्म्स का, कि खुले समुद्र में ये नियम होंगे, यूएन क्लॉज के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, यूएन क्लॉज के बनने से पहले भी नियम थे, है ना? यूएन क्लॉज तो बन गया बाद में। तो ये ऐसे नहीं बन गया, ये पिछले 150 सालों में जो ह्यूमैनिटी ने बिल्ड किया है एक किला, एडिफाइस, या एडिफाइस मतलब किला, जो किला बनाया है, जो महल बनाया है, किसका? नॉर्म्स का, ट्रीटीज का, इंस्टीट्यूशंस का, meant to restrain the worst impulses of states। किस लिए? वर्स्ट impulses of states, स्टेट्स के जो बुरे इंपल्स हैं कि हमला कर दो, कब्जा कर लो, उनको रोकने के लिए। कोई समुद्र पे कब्जा ना कर ले उसके लिए यूएन क्लॉज है, कोई दूसरे पे हमला ना कर दे उसके लिए यूएन चार्टर है ना? तो ये नियम किस लिए बनाए गए हैं? ताकि क्या ना हो, ताकि जो वर्स्ट impulses of states हैं उनको रोका जा सके। From the Hague Convention to the Geneva Convention, from the UN clause, from human rights conventions, covenants to arms control regime, the international community sought to replace the anarchy of the past with a rule-based order। ये सब जो हम कर रहे थे, जेनेवा कन्वेंशन कर रहे थे, यूएन क्लॉज बना रहे थे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे, आर्म्स कंट्रोल की बात कर रहे थे, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की और तमाम बातें कर रहे थे, जिससे क्या हो सके, लॉ बेस्ड ऑर्डर बन सके, लॉ बेस्ड ऑर्डर बन सके।
उसका क्या हुआ? किस लिए कर रहे थे वो सारा? ताकि जो पास्ट में एनार्की थी जो पास्ट में, जिसके पास पावर है वही सही है, उसी का राज है, जो ये एनार्की थी उसको खत्म करके क्या किया जा सके, रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया जा सके। येट इन रिसेंट ईयर्स, येट कह रहे हैं, येट इन रिसेंट ईयर्स दैट ऑर्डर हैज बीन फ्रेइंग एट एन अलार्मिंग पेस। फ्रेइंग एट एन अलार्मिंग पेस मतलब वो अलार्मिंग पेस, फ्रेइंग मतलब कि स्लोली डिग्रेड होना, और यहाँ क्या कह रहे हैं, स्लोली नहीं हो रहा, अलार्मिंग पेस पे हो रहा है डिग्रेड। अरे वो कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, बीच में क्लास कट गई थी। तो आप लोगों ने कहाँ तक कहानी सुनी, कोई बताएगा मेरे को? आदित्य कहाँ तक सुनी कहानी? सर अलार्मिंग पेस पर थे। अलार्मिंग पेस, हाँ तो सही सही चल रहा है ना। हाँ, eroding the credibility of the very system meant to protect global peace। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं हम लोगों ने। हाँ, across continents and conflicts, क्या कह रहे हैं, across continents and conflicts states have violated foundational principles with impunity। स्टेट्स ने क्या किया है, जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट किया है, चाहे वो फिर गाजा के अंदर हो, गाजा के अंदर इसराइल ने किया हो, चाहे वो यूक्रेन के अंदर रशिया ने किया हो, चाहे वो ईरान के अंदर यूएसए ने किया हो। क्या हुआ है, जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे उनको वायलेट कर दिया गया। जैसे कि प्रिंसिपल था कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लोगों को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है, सिविलियंस को नहीं मारना है। वो सारे के सारे नियम खत्म हो चुके हैं, तो सिविलियंस के ऊपर टारगेट करके सिविलियंस को मारा जा रहा है ना, एक दूसरे देश के। तो चीजें बदल रही हैं, ठीक है। The most fundamental and of these principles is the UN Charter, prohibition on the use of force and its guarantee of sovereignty and territorial integrity of states। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि कोई भी क्या नहीं करेगा, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी दूसरे देश के ऊपर। आर्टिकल 51 अलाउ करता है यूज ऑफ फोर्स ओनली इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, केवल सेल्फ डिफेंस या फिर यूएन का कोई क्या हो, यूएन का कोई प्रोग्राम हो, उसके अंदर क्या किया जा सकता है, फोर्स का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो गारंटी और सोवरेनिटी की गारंटी देता है यूएन चार्टर, है ना, सोवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है कि मैं अपने देश का निर्णय, मैं अपना निर्णय स्वयं लूंगा, ये जो सोवरेनिटी है इसके ऊपर भी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसको भी खत्म कर दिया जा रहा है। Russia's invasion of Ukraine in 2022 and the US-Israel war on Iran 2026 stand as the starkest breaches of this norm indicate। और जो सबसे पावरफुल है, आप देख रहे हो कि रशिया और यूएस वही क्या कर रहे हैं, इसका वायलेशन कर रहे हैं। स्टार्केस्ट ब्रीचेस है ये। एंड अनप्रोवोक्ड असॉल्ट ऑन सोवरेन स्टेट, अनप्रोवोक्ड असॉल्ट किया है सोवरेन स्टेट के ऊपर, justified through dubious claims and enforced through overwhelming military might।
Both invasions confirmed that the charter's core promise could be shredded when a powerful state chose to do so. जो पावरफुल स्टेट है वो जब चूज करती है, वो जब करती है, तो वो यूएन चार्टर के अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं वो फिर काम नहीं करते। फिर हम उसी पे आ जाते हैं ना, द लॉ इज नॉट लॉइंग, है ना। जेनजी की भाषा में कैसे बोलेंगे इसको? द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज नो मोर पब्लिकिंग इंटरनेशनल एंड लॉइंग, जो भी कह लो, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ना तो वो पब्लिक है, ना इंटरनेशनल है, और ना लॉ है, कुछ उसी तरह की बात, ठीक है। आगे कह रहे हैं द यूएस एंड रशिया रिकॉर्ड्स आर इक्वली डेप्लोरेबल इन डिस्चार्जिंग द प्रोहिबिशन ऑन फोर्स. The 2003 Iraq invasion, undertaken without Security Council authorization and justified on grounds later proven baseless, remains one of the most consequential breaches of the charter that set a precedent for Russia's conduct. है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? इराकी इन्वेजन 2003, उसके बाद क्या हुआ? रशिया के लिए प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब रशिया ने भी क्या कर दिया? रशिया ने भी वही करना शुरू कर दिया। मोर रिसेंटली द टारगेटेड किलिंग ऑफ इरानियन सुप्रीम लीडर अली खमेनी and the US Israeli strike on Iran have raised serious questions about the erosion of norms against unilateral force. एक यूनिलेटरल फोर्स के अगेंस्ट क्या क्या नॉर्म्स को भी खत्म कर दिया। उसको खत्म करने के लिए Israel's repeated military operation in Gaza and Lebanon, including large-scale bombardments causing extensive civilian casualties, have also drawn widespread allegations of disproportionate force and violation of international humanitarian law. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या हुआ कि गाजा के अंदर और लेबनान के अंदर इसराइल ने क्या किया? छोटे छोटे बच्चों को मारा, रेड क्रिसेंट सोसाइटी के लोगों को मारा, प्रेस वालों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। महिलाओं को, बच्चों को, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अजरबैजान यूज ऑफ फोर्स इन नगरोनो नगरोनो करबख, है ना। इथोपिया का कंडक्ट टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक सूडान के अंदर जो हो रहा है, और दुनिया भर में जितनी लड़ाइयां चल रही हैं, 40-50 से ज्यादा देश लड़ रहे हैं। इन्होंने तो 4-5 एग्जांपल दिए हैं जो मेन मेन है। सूडान, अजरबैजान, इथोपिया, रशिया, यूएस, इसके अलावा और बहुत सारे देश हैं जो लड़ रहे हैं। कॉन्गो है, नाइजीरिया है, लीबिया है ना। ये सब भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे 40-50 से ज्यादा देश लड़ रहे हैं। बियॉन्ड द यूज ऑफ फोर्स स्टेट्स हैव वायलेटेड यूएन क्लॉज। यूज ऑफ फोर्स के अलावा यूएन क्लॉज को भी क्या कर रहे हैं? वायलेट कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रीटीज इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा रेटिफाइड की गई ट्रीटी है यूएन क्लॉज, क्योंकि ये क्या कहती है? यूएन क्लॉज के बारे में कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, यूएन क्लॉज। चलो ये बताओ, ईईजेड कितने तक होगा? ईईजेड कितने नॉटिकल माइल्स तक होगा? कंटिंजेंट जोन कितने माइल्स तक होगा? और नेशनल टेरिटरी कितने माइल्स तक होगी? सर EEZ तो आई थिंक 200 नॉटिकल माइल्स तक 200 नॉटिकल माइल्स। कंटिंजेंट वाला मेरे को याद नहीं है। 24 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि यूएन क्लॉज का भी क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। जैसे कि साउथ चाइना सी हैज बिकम अ थिएटर ऑफ सिस्टमैटिक डिसगार्डेड ऑफ मार्शल मैरीटाइम लॉ। चाइनाज एक्सपेंशन, चाइना की 9 डैश लाइन के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। 9 डैश लाइन फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। चाइना कहता है कि साहब तुम्हारा यूएन क्लॉज गया तेल लगाने, मेरा तो पूरा है, मेरा साउथ चाइना सी, नाम ही साउथ चाइना सी है, तो इसको मैं कैसे शेयर करूंगा? ये तो साउथ चाइना सी है ना, चाइना का हुआ। अच्छा लॉजिक है। तो कहता है कि अरे तो कहता है कि 9 डैश है जिसके अंदर का एरिया
सिर्फ मेरा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा एरिया मेरा है। अब इसके अंदर वियतनाम का भी 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर का एरिया आ गया, फिलीपींस का भी आ गया, ताइवान का, ताइवान को तो कहता, ताइवान तो है ही मेरा। इसके अलावा मलेशिया, इसका भी थोड़ा सा एरिया आता है, इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का भी एरिया आता है। तो ये सारा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो यूएन क्लॉज को वो कहता है कि हम तो नहीं मानते। 9-9 क्लेम रिजेक्टेड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने रिजेक्ट कर दिया 2016 के अंदर कि तुम्हारा नहीं है 9-9, सबका शेयर्ड वो है। और जितना भी हाई सी होगा 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जितना भी सी होगा उसको क्या बोलते हैं, हाई सी। वो हाई सी क्या होगा, वो हाई सी पूरी दुनिया का होगा, शेयर्ड एसेट है वो, किसी का अपना नहीं है, किसी देश के बाप की पौखौती नहीं है वो, ठीक है। तो कंटिन्यूज टू बी एनफोर्स थ्रू militarized artificial island, harassment of foreign vessels and coercive coast guard tactics. The Philippines, Vietnam, Malaysia and Indonesia have all faced inclusion into their exclusive economic zone. तो सभी देशों के EEZ जो है उसके अंदर इंक्लूजन करता है कौन, चाइना करता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जबकि उसका 9-9 रिजेक्ट कर दिया। The Strait of Hormuz had witnessed repeated blockades and interdictions. Iran and US have seized foreign tankers, closed the strait, and imposed maritime blockade in the region without clear legal justification under UN laws. तो UN laws के अंदर कोई भी justification दिए बिना क्या किया इन्होंने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिसका इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया झेल रही है ना, मंदी आने वाली है पूरी दुनिया के अंदर। These actions undermine the principle of freedom of navigation and cornerstone of global trade and maritime stability. अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या लड़ाई चल रही है, ठीक है। Brazen actions across the world. International humanitarian law has also suffered grievous violations in Syria. The Assad regime used chemical weapons, indiscriminate bombing of civilian areas, siege tactics have been exclusively documented. Non-state actors such as ISIS, various militias have committed atrocities on massive scale. कहाँ पर, सीरिया के अंदर ISIS ने, वहां की असद सरकार ने बहुत एट्रोसिटीज करी लोगों के ऊपर। उसके अलावा यमन के अंदर सऊदी लेड कोalition एंड हुथी रिबेल्स के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यमन के अंदर साउथ यमन के ऊपर कब्जा कर लिया था कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर, है ना। तो हुथी रिबेल्स भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करते हैं लोगों के ऊपर। alike have been accused of targeting civilians, hospitals, critical infrastructure. In Ethiopia's Tigray region, reports of mass killing, sexual violence, and starvation as a weapon of war have shocked the conscience of the world, है ना। तो स्टारवेशन को इंक्रीजिंगली यूज किया जा रहा है दुनिया के अंदर एज वेपन। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल उन्होंने दिया, इथियोपियास टिग्रे रीजन के अंदर। इसी तरीके से गाजा के अंदर भी स्टारवेशन को क्या कर रहे हैं, इजराइल यूज कर रहा है एज वेपन ऑफ वॉर। वहां खाना नहीं पहुंचने दे रहे, वहां पानी नहीं पहुंचने दे रहे, तो लोग स्टार्व कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज टू हैव बीन फ्लाउटेड विद इंक्रीजिंग ब्रेजननेस. Israel's indiscriminate killing of civilians in Gaza and China's treatment of Uyghurs मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं जो चाइना के अंदर शिनजियांग रीजन में रहते हैं, और चाइना वालों ने इनके ऊपर बहुत एट्रोसिटीज करी है। इनका नमाज पढ़ने का अधिकार भी छीन लिया है, वो बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग मास डिटेंशन, फोर्स लेबर, कल्चरल इरेजर have been described by several governments and scholars as crime against humanity. तो ये क्या है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इसी तरीके से म्यांमार के अंदर जो जुंटा सरकार है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है ना, वहां पर क्या है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, और वहां का जो अभी लीडर है वो अभी इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। म्यांमार्स मिलिट्री जुंटा हैव कैरिड आउट सिस्टमैटिक अब्यूज अगेंस्ट द रोहिंग्यास। तो रोहिंग्यास जो रखाइन स्टेट में रहते थे वहां पर, उनके ऊपर मिलिट्री गवर्नमेंट ने, जुंटा ने एट्रोसिटीज करी, तो वो भागकर पहले बांग्लादेश गए। बांग्लादेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी सेटलमेंट कैंप बना गया,
इनके लिए। उसके बाद ये इंडिया में भी आए भाग के, है ना, तो बहुत समस्या है रोहिंग्या के साथ। एंड अदर एथनिक माइनॉरिटीज prompting genocide allegations in Iran, the violent suppression of protests following the death of Mahsa Amini revealed a pattern of extrajudicial killing and torture. Even democratic states have not been immune. The US use of torture during the war on terror, Australia's offshore detention, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है हम आगे आ जाते हैं। ये नीचे वाला, arms control regime have also weakened. The collapse of international range nuclear force, एक तो ये ट्रीटी है, कौन सी ट्रीटी है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन की रेंज कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर। द इरोजन ऑफ ओपन स्काइज, सब मतलब ये सब इसका सबका क्या हो, वायलेशन होता रहता है। ओपन स्काइज ट्रीटी एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुकी है 2026 में। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, रशिया और यूएसए के बीच में ट्रीटी है कि हम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन कितने रखेंगे। ठीक है, अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2026 में खत्म होनी थी, उसके लिए कोई नई ट्रीटी की नहीं गई, ये ट्रीटी खत्म हो चुकी है। यानी कि इन दोनों देशों के ऊपर अब कोई ऐसा बार नहीं है ट्रीटी का कि आप कितने न्यूक्लियर वेपन बना सकते हो। एट प्रेजेंट ऐसा कोई बार नहीं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूज टू डिफाई यूएन रिजोल्यूशन विद मिसाइल टेस्ट एंड न्यूक्लियर डेवलपमेंट। नॉर्थ कोरिया तो मानता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया तो कहता है कुछ इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज नहीं होती, मेरा लॉ सबसे बड़ा। जो मैंने कह, वो है असली ऑस्टिन का चेला। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। कहता लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, मैं सोवरेन हूं और लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, मेरी जो कमांड है वो लॉ है। Iran's nuclear program was constrained by the JCPOA। ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 2015 में किसने यूएसए, ईरान और P5, ये बस याद रखो, ईरान P5+1। क्या हुआ था JCPOA में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। JCPOA 2015 में हुआ था, किसके बीच में, ईरान प्लस P5+1। ये 1 कौन है, ये 1 है जर्मनी। ये परमानेंट 5 है, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस। और कौन सा छूट गया, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, एक छूट गया, देख लो। ठीक है, These developments threaten to undergo decades of painstaking process। न्यूक्लियर रेस्ट्रेंट के लिए जो इतना सारा पेन दिया हम लोगों ने, वो सब बेकार हो जाएगा। Environmental law too has suffered। States have failed to meet their commitments under the Paris Agreement। Paris Agreement के अंदर जो कमिटमेंट किए वो किसी ने पूरे तो किए नहीं। With emission rising and climate targets slipping out of reach, illegal deforestation in Amazon। अभी COP30 हुआ है ना, अमेजोन के अंदर, ब्राजील के अंदर, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ काट दिए। दुनिया को एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और पेड़ काट रहे हो, उसको करने के लिए, तो ये तो गलत बात है ना। ऑफन अबेटेड बाय स्टेट एक्टर्स, वायलेट्स इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। डीप सी माइनिंग, एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग क्या होता है कि ये डीप सी में जाके बहुत बड़े बड़े प्रेशराइज इक्विपमेंट्स लगाते हैं, जिससे कि डीप सी में माइनिंग होती है। इससे जो कोरल लाइफ है और जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है और खराब हो जाती है ना, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देयर इज वैक्यूम, लास्ट पैराग्राफ ये कह रहे हैं, देयर इज वैक्यूम व्हाट टाइज दीज disparate violations together is not merely their frequency but their impunity। International law depends on consent, reciprocity and enforcement through collective mechanism। ठीक है, कैसे काम करता है इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ आपके ऊपर कोई थोप नहीं सकता। ठीक है, जब तक आप खुद ही अडॉप्ट नहीं करोगे, कोई देश खुद ही अडॉप्ट नहीं करेगा, तब तक उसके ऊपर कोई थोप नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ डिपेंड्स ऑन कंसेंट, कंसेंट चाहिए। रेसिप्रोसिटी, जैसा आप व्यवहार करोगे वैसे आपके साथ व्यवहार होगा। एंड एनफोर्समेंट थ्रू कलेक्टिव मैकेनिज्म, कलेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू ही एनफोर्समेंट कराया जा सकता है। Yet the Security Council is paralyzed by geopolitical rivalries। जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC,
वो क्या हो गया, पैरालाइज हो गई है जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशंस बन रही है उनकी वजह से। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फेसेस एक्यूजेशन ऑफ बायस एंड लैक्स जुरिसडिक्शन ओवर मेजर पावर्स, है ना। तो मेजर पावर्स जो है, बड़ी पावर्स जो है, उनके ऊपर तो ये कुछ करते नहीं है, और इनकी कोई मानता है नहीं वैसे भी, है ना। और क्योंकि इनके ऊपर बायसनेस के एक्यूजेशन लगते रहते हैं, जो कि सच है, बायस तो है। येट कहाँ गए, in this vacuum, states increasingly act as tough power, not principle, determines legality. Tough power determine कर रही है। Thucydides bleak observation, फिर से आ गया Thucydides। Thucydides अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर चौथे दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है Thucydides। ठीक है, क्या कहा था Thucydides ने? द स्ट्रॉन्ग डू नॉट डू व्हाट दे कैन। जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या करता है, जो वो कर सकता है। एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। वीक को सफर करना पड़ता है, व्हाट दे मस्ट, जो उसको सफर करना ही है हर हाल में, ठीक है, वो सफर करता है। resonates today with unsettling clarity when powerful state violates international law without consequences। इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर दिए जाते हैं और उनका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, उनके ऊपर कोई सैंक्शन। यूएसए के ऊपर सैंक्शन लगा देगा कोई? यूएसए को कर दो ना स्विफ्ट सिस्टम से बाहर, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ईरान के ऊपर हमला किया, इसराइल को कर दो, इसराइल के ऊपर लगा दो सैंक्शंस, नहीं लगा सकते ना। क्यों नहीं लगा सकते? पावरफुल स्टेट है ना। यहाँ पर यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। When powerful states violate international law without consequence, they signal to others that norms are optional and that might is right। ऑप्शनल है नॉर्म्स, नियम क्या है? ऑप्शनल है। मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। और माइट इज राइट, पावरफुल हो तो सही हो। द रिजल्ट इज अ वर्ल्ड स्लाइडिंग बैक टुवर्ड्स द लॉ ऑफ जंगल। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हो रहा है? लॉ ऑफ जंगल की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज नॉट मियरली अ फिलोसफिकल कंसर्न। द इरोजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज टेंजिबली कॉन्सिक्वेंसेस। conflict become harder to resolve, civilians bear the brunt of violence, global commons are degraded, and trust between nations evaporates। है ना, ट्रस्ट खत्म हो गया नेशंस के बीच में। आज यूएस ईरान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ईरान यूएस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को मीडिएटर बना रखा है, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इंडिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, चाइना इंडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा पूरी तरीके से, रशिया नहीं ट्रस्ट कर रहा इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से। अब तो बहुत सारी चीजें अब बदलती जा रही हैं इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल सिनेरियोज में, है ना। द रूल बेस्ड ऑर्डर इम्परफेक्ट एज इट इज रिमेन्स ह्यूमैनिटीज बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट chaos। भाई ये जो कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट हो सकता है रूल बेस्ड ऑर्डर, जो वो इम्परफेक्ट हो सकता है कि वो परफेक्शन ना ला पाए, लेकिन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सबसे बड़ा डिफेंस वही है। द चैलेंज इज reaffirming the value of international law is that it requires strengthening multilateral institutions, enhancing accountability mechanism, and cultivating a global political culture that prizes restraint over adventurism. It also requires recognizing that international law is not a pinnace but a framework। pinnace नहीं है मतलब वो कोई रोक नहीं लगा रहा, लेकिन क्या है? फ्रेमवर्क है, a set of shared expectations that guide behavior even when perfect compliance is illusory। perfect compliance सही नहीं होता, परफेक्टली कंप्लाई नहीं होते इंटरनेशनल लॉज, है ना, लेकिन तब भी क्या है, वो बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एक फ्रेमवर्क है जो क्या करता है? बिहेवियर को गाइड करता है देशों के, कि यूएसए का बिहेवियर कैसा होगा दूसरे देशों के प्रति, कमजोर देशों के प्रति, डेवलपिंग कंट्रीज के प्रति। ठीक है, विदाउट इट द वर्ल्ड रिस्क रिटर्निंग टू द स्टेट वेयर पावर अलोन डिटरमाइंस आउटकम, एंड इन सच अ वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली द वीक हु सफर्स, अल्टीमेटली एवरीवन डज। तो ऐसी दुनिया में जहां पर जंगल राज हो, जहां पर क्या कह रहे हैं, वेयर पावर अलोन डिटरमाइंस आउटकम, जहां सिर्फ शक्ति ही क्या करे, आउटकम को डिटरमाइन करे, वहां पर ना केवल जो गरीब है, जो कमजोर है,
वो सफर करेगा, बल्कि जो पावरफुल है अल्टीमेटली सफर तो उसको भी करना ही पड़ेगा, है ना। और ये बात सही भी है, अल्टीमेटली तो सभी को सफर करना पड़ेगा। अगर दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन आ रहा है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं आ रहा, सिर्फ उनके लिए नहीं आ रहा जो कमजोर है, जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड के लिए भी आ रहा है। ठीक है। और देख लो, इसराइल कैप्चर्स बेफोर्ट को, कैप्चर कर ले बेफोर्ट कैसल को लेबनान के अंदर, डीपेस्ट इंक्लूजन। अब जो है, जो दुनिया के अंदर लड़ाई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ईरान की वॉर हो, चाहे वो लेबनान इसराइल हो, चाहे वो लेबनान इसराइल गाजा हो, सबसे ज्यादा इंटेंसिफाइड हो चुकी है अब इस समय पर। ठीक है। तो अब आने वाला समय और ज्यादा खतरनाक है, रिसेशन आ सकता है बहुत तगड़ा दुनिया के अंदर, तो तैयार रहो उसके लिए, है ना। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। क्लास हमारी तो खत्म होती है यहीं पर।